वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। ईरान, मिडिल ईस्ट, यूएसए, इजराइल वॉर और उसका भारत की नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट पिक पे क्या असर पड़ेगा, ये आज के इस वीडियो के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये मेंबर ओनली वीडियो है जो एस्ट्रो टेक्निकल वॉरियर मेंबरशिप्स के लिए है। यही बताने के लिए इस स्लाइड को लगा रखा है। आज का जो टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज का टॉपिक है मिडिल ईस्ट के अंदर जो वॉर चल रही है उससे ग्लोबल रीअलाइनमेंट हो रहा है। ये एक्चुअली जियो इकोनॉमिक्स के दो इंपॉर्टेंट वीडियो को मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। पहला वीडियो मिडिल ईस्ट वॉर एंड द ग्रेट रीअलाइनमेंट, डबल एक्लिप्स का कॉस्मिक कैटलिस्ट क्या रहा, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करा, उससे क्रूड पे क्या फर्क पड़ा वो आप लोगों ने देख ही लिया था। मैंने जो ईरान और यूएस की लड़ाई और क्रूड के ऊपर जो इम्पैक्ट इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो जियो पॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटजिकल जियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, वो मैंने आप लोगों के साथ में बहुत डिटेल में इस लड़ाई को शुरू होने से पहले ही डिस्कस कर लिया था। और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। क्रूड को जो मैंने बाय कॉल $58 पे दी थी, उसने अपने सारे टारगेट $70 और $77 दोनों पूरे किए। और अभी थोड़ा सा रिट्रेस कर रहा है क्योंकि शायद कुछ वार्तालाप अमेरिका और ईरान के बीच में होने की संभावना है। दूसरा इम्पोर्टेंट है, इंडिया का क्या रोल है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में। ये जो लड़ाई हो रही है ये ग्लोबल लेवल पे इंडिया की पोजीशंस को बिल्कुल बदल देगी। तो ये जब तक ये दो वीडियो आपको समझ में नहीं आएंगे या इनके ऊपर अपन गौर नहीं करेंगे तब तक अपन इस पोस्ट वॉर एरा में इंडिया में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किस स्टॉक या किस सेक्टर में करना है वो आप क्लियर कट समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए पहले हम आज समझने की कोशिश करते हैं कि मिडिल ईस्ट की वॉर एक्चुअल में क्यों हो रही है और इसका ग्रेट रीअलाइनमेंट जो कि 29 मार्च 2025 को मैंने एक अपना एक सिक्स प्लेनेट कंजंक्शन इन पीसीज का एक वीडियो दिया था, उसके अंदर मैंने बताया था कि पूरे वर्ल्ड के अंदर उथल पुथल मचेगी। और ये उथल पुथल जो मची है वो छह प्लेनेट पीसीज के अंदर बैठे हैं और वो सामने केतु को देख रहे थे और बचे हुए जो दो प्लेनेट थे वो भी केतु को देख रहे थे। तो एट प्लेनेट केतु, केतु क्या है, सीजरिंग इफेक्ट देता है और धर्म के ऊपर रिलीजियस एंगल के ऊपर बिल्कुल उथल पुथल करेगा। तो सेम देखने को आपको मिल रहा है। यूएसए लड़ाई में कूद पड़ा है और ये बात मैंने हमारे यूरेनस इन जेमिनी की वीडियो में आपको बताया था कि ग्लोबल लेवल के ऊपर यूएसए की हिस्ट्री ऐसी 84 ईयर्स में ये जेमिनी के अंदर यूरेनस आता है और ये जब भी आता है यूएसए लड़ाई के अंदर कूदता है। और वहाँ की जो फाइनेंशियल जो रीसेट होता है वहाँ पे डी डॉलराइजेशन इस साल की रीसेट का पार्ट है या क्रिप्टो करेंसी को ग्लोबल एक्सेप्टेंस मिलेगी। और आज ही फेडरल रिजर्व ने बैंकिंग चैनल्स को क्रिप्टो की परमिशन दे दी है। और ट्रोकन जैसे जो स्टॉक एक्सचेंज है क्रिप्टो के, उनकी फेड के साथ डायरेक्ट लिंकेज आज शुरू हो गई। तो इस वीडियो के अंदर जो आप मैंने डिस्कस किए थे तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला, अमेरिका जेमनी के अंदर जब भी यूरेनस आएगा तो अमेरिका वॉर में कूदेगा, आपके सामने है। डॉलर का डी डॉलराइजेशन होगा या एक नई करेंसी आएगी, तो आप ये मान के चले डिजिटल डॉलर या क्रिप्टो करेंसी को ग्लोबल एक्सेप्टेंस मिल रही है। और तीसरी उसमें इंपॉर्टेंट बात थी कि टोटल रीअलाइनमेंट हो जाता है। और वही रीअलाइनमेंट आपको सामने देखने को मिल रहा है। अमेरिका ने ऑलमोस्ट नाटो के सारे लोगों के साथ में भी लड़ाइयां कर ली है और भारत एक अलग ही स्ट्रेटेजिक पावर की तरह उभर रहा है। मिडिल ईस्ट के अंदर शिया सुन्नी डिवाइड भी आप मान सकते हो इसको, या प्रो अमेरिकन एंड ईरान, रशिया और चाइना ये यमन के साथ मिलके एक अलायंस ये भी बना रहे हैं। तो इन्हीं को सब जियो पॉलिटिक्स को अपन डिस्कस करते हैं।
ये जो विंडो थी वॉर की, वो मैंने आपको वार्न करी थी 17 तारीख को, फरवरी को सोलर एक्लिप्स था, और 3 तारीख को, कल के दिन, एक ब्लडी लूनर एक्लिप्स था, और हमारे डोनाल्ड ट्रम्प साहब लूनर एक्लिप्स के दिन पैदा हुए थे। और अभी मुझे 2-4 दिन पहले ही पता लगा कि नेतन्याहू और अयतुल्ला खुमैनी, ये दोनों, खुमैनाई खुमैनाई जो मारे गए हैं बेचारे, और वो दोनों सोलर एक्लिप्स के दिन पैदा हुए। तो तीनों पावर्स, दो सोलर एक्लिप्स के दिन नेतन्याहू, खमेनाई, और लूनर एक्लिप्स के दिन डोनाल्ड ट्रम्प। और फिर भी लोग कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर पावर नहीं है, ये साइंस नहीं है। इट इज नॉट जस्ट ए लोकल एनिमी। ये जो लड़ाई है मिडिल ईस्ट की, वो इसराइल और ईरान के बीच की लड़ाई नहीं रह गई है। यूएसए उसके अंदर कूद चुका है। यूएसए के साथ में जो ईरान ने रिटेलिटी स्ट्राइक करी है, उसके अंदर उसने सऊदी अरेबिया की जो सबसे बड़ी रिफाइनरी थी आर्मेको की, उसको भी हिट करा और वो प्रोडक्शन बंद करा दिया। रशिया इस लड़ाई के अंदर ईरान को बचा नहीं पा रहा है, लेकिन उसका क्रूड वो आराम से बेच रहा है। आज ही उसने इंडिया को 9 मिलियन बैरल का उसने एक शिपमेंट ट्रांसफर किया है, और हम रशिया से हमारी एनर्जी सप्लाई से मेंटेन कर रहे हैं। चाइना चाइना इस लड़ाई का सबसे ज्यादा जो कंट्री सफर करेगी वो चाइना ही करेगी। क्यों करेगी चाइना सफर? कि अमेरिका ने चाइना की जो सबसे बड़ी एनर्जी सप्लाई का एरिया था वेनेजुला, उसको सबसे पहले हिट किया। सेकंड, चाइना की जो सबसे बड़ी एनर्जी सप्लाई थी वो ईरान से थी, उसको अभी करंटली हिट कर रहा है। तो ये दो मेजर उसने एनर्जी सोर्स जो थे चाइना के, वो गायब कर दिए। तीसरा एनर्जी सोर्स चाइना का रशिया है। रशिया और चाइना के बीच में एक पाइपलाइन है जिसके थ्रू क्रूड सप्लाई होता है। अकेला रशिया इतना मैसिव जो क्रूड की डेफिसिट होगी, क्या वो पूरा करने को चाइना को सपोर्ट कर पाएगा? मुश्किल लगता है। तो अमेरिका की इनडायरेक्टली चाइना से लड़ाई चल रही है, और छोटी प्रॉक्सीज के अंदर वेनेजुला और ईरान को लपेटा जा रहा है। ईरान के ऊपर जो स्ट्राइक हुई, जिसके अंदर उनके सर्वोच्च लीडर मार दिए गए, उसके बाद जो नेक्स्ट इन कमान बना उसको मार दिया, उनकी आर्मी के बड़े बड़े लीडरान को वो मार चुके हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि एक भी मिडिल ईस्ट के मुस्लिम कंट्री ने अमेरिका की भत्सना नहीं की, अमेरिका को मना नहीं किया, ईरान का सपोर्ट नहीं किया? एक बार फिर एक शिया कंट्री अकेला चारों तरफ से सुन्नी कंट्रियों से घिरा हुआ है। इस पूरे खेल तमाशे के अंदर असली लड़ाई ऑयल एंड गैस, एनर्जी के ऊपर कंट्रोल करने की है। और इस एनर्जी को कंट्रोल करना चाहता है अमेरिका। इसने वेनेजुला की एनर्जी को सब कंट्रोल कर लिया, और अब वो ईरान को करना चाहता है। तो ऐसा क्या हो गया? ये दोनों कंट्री क्या कर रहे थे? बिना डॉलर के एनर्जी बेच रहे थे। सारा गेम डी डॉलराइजेशन का है। उसको ये ऐतराज नहीं है कि आप चाइना को एनर्जी बेचो या इंडिया को एनर्जी बेचो, लेकिन आप एनर्जी बेचोगे डॉलर के अंदर। ये पूरी मैथमेटिक्स है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर डिटेल एनालिसिस करके मैंने आपको बताया ही था कि ये इम्पोर्टेंट जियोपॉलिटिकल लैंडमार्क है। जो कि आपको ये दिख रहा है कि एक तरफ सऊदी अरेबिया है, इधर यूएई है, इधर ओमान है। ये जो छोटे स्पॉट्स दिख रहे हैं इसके अंदर ये कतर है, इसी के पास में बहरीन है, इधर इराक है। ये सारी कंट्रीज अपना सारा ऑयल इस जगह से निकालते हैं, और इसका जो सबसे छोटा चोक पॉइंट है, ये पूरी पूरी जो खाड़ी है जिसको पर्शियन गल्फ कहते हैं, इस पूरी खाड़ी का दूसरा हिस्सा ईरान है। और ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, ये मात्र 48 किलोमीटर के आसपास का एरिया है। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अमेरिका ने क्या किया है, ईरान की पूरी नेवी नेवी को खत्म कर दिया। उनके पास 7-8 शिप थे, उनको मार दिया। और आज तो एक बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस हुआ कि भारत से एक
ईरान का फौजी शिप वापस जा रहा था ईरान की तरफ, और उसको श्रीलंका के पास में अमेरिकन पनडुब्बी ने एक टारपीडो मार के उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ये सारे तमाशे, खेल तमाशे जो चल रहे हैं वो इस ऑयल रूट को कंट्रोल करने का है। इस ऑयल रूट को आज की तारीख में करंटली बंद हो गया। बंद क्यों हो गया? इसलिए नहीं बंद हो गया कि ईरान ने इसको बंद कर दिया। ईरान ने कहा नहीं, ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुली हुई है और हम केवल इसमें से चाइनीज शिप्स को जाने की परमिशन देंगे। नंबर टू, उन्होंने क्या किया, तीन चार शिप्स को डैमेज कर दिया। एक शिप के ऊपर जो उनकी मिसाइल बोट आके टकराई है, उसके कारण एक इंडियन सेलर की भी डेथ हो गई है, अनफॉर्चुनेटली। और बाकी कंपनियों ने इंश्योरेंस कंपनी करने से मना कर दिया है, इसलिए इस स्ट्रेट ऑफ होर्मुज या जो अपने पर्शियन गल्फ है, यहाँ पे ऑयल ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस बंद है। अभी आज ही शाम को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पता था कि ये लोग इंश्योरेंस नहीं करेंगे तो ये कोई भी क्रूड यहाँ से मूव नहीं करेगा, तो उन्होंने अपनी एजेंसीज को, अमेरिकन एजेंसीज को कहा है कि आप इंश्योरेंस करो, हमारे शिप एस्कॉर्ट करेंगे और इस जगह से ऑयल को वापस फ्लो किया जाए पूरे वर्ल्ड के मार्केट में। इस खबर के सुनते ही जो क्रूड आसमान छू रहा था वो रेड में आ गया। तो क्रूड और नेचुरल गैस दोनों के अंदर करेक्टिव मोड आना शुरू हो गया, क्योंकि ये सप्लाई अगर ये रिस्टोर होती है तो कल या परसों तक इसके अंदर पिक्चर और क्लियर हो जाएगी। लेकिन क्रूड ने अपने टेक्निकल टारगेट 77 हिट कर लिया है और उस जगह का प्रॉफिट बुकिंग फॉर अ टाइम बिंग आपको करना चाहिए। तो तीसरी इंपॉर्टेंट बात है रेड सी। रेड सी कहाँ है दोस्तों? रेड सी है आपको इस नक्शे के अंदर, ये तो पर्शियन गल्फ है जहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज थी, और इधर वाला जो हिस्सा दिख रहा है ना, ये रेड सी है। सऊदी अरेबिया के एक साइड पर्शियन गल्फ है, दूसरी साइड रेड सी है। रेड सी की इंपॉर्टेंस इसलिए कि रेड सी का इधर वाला जो हिस्सा है, जो इजिप्ट के पास टच होता है, वहां स्वेज कैनाल है, और स्वेज कैनाल पे पूरे वर्ल्ड का 30% सारा जो ट्रेड है वो इसके थ्रू पास होता है। और इस रेड सी के अंदर दिक्कत ये है कि इस रेड सी के नुक्कड़ पे यमन है, और यमन ईरान की प्रॉक्सी है। और वहां के जो हूती विद्रोही हैं, उन्होंने कहा है कि हम तो रेड सी को के अंदर से जो शिप निकलेंगे उनको डैमेज करेंगे। तो रेड सी भी एक अनादर फ्लैश पॉइंट की तरह है। और डॉलर एनर्जी ट्रेड मैंने आपको बता ही दिया, बिना डॉलर के आप ट्रेड करोगे तो आपको इसी तरह की समस्याएं देखने पड़ेगी। लेकिन ओवरऑल हो क्या रहा है, यूनिपोलर से मल्टीपोलर वर्ल्ड बनता जा रहा है। यूएस के मिलिट्री बेसिस को अगर मिडिल ईस्ट में आप देखोगे, बड़ी इंटरेस्टिंग सी ये एक पिक्चर है, इसको आप देखोगे तो ऐसा लगेगा आपको कि इतने मिलिट्री बेस तो इन्होंने अमेरिका में भी शायद नहीं बना रखे होंगे। ये देखें आप इसको, ये सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान, इधर इराक, इधर सीरिया, इधर जॉर्डन, और जॉर्डन के इधर ये तो इसराइल है, ये इधर स्मॉल पट्टी, और ये इजिप्ट। और ये सारी जगह से हम जो इनके जो यूएस के बेसिस हैं, इन बेसिस से वो मिडिल ईस्ट की ऑयल सप्लाई को पूरा कंट्रोल करते हैं। और ये सामने आपके सामने इतना ह्यूज ईरान नजर आ रहा है आपको। ईरान के पीछे अजरबैजान एंड इस साइड के अंदर पाकिस्तान है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर से सटा हुआ एरिया है। इमर्जिंग पावर ब्लॉक क्या है पूरे वर्ल्ड के अंदर जो सारा रीसेट हो रहा है? उसमें क्या है, यूएस प्लस नाटो। यूएस नाटो से अलग होना चाहता है, या नाटो को वो बहुत बुरी तरह से अपने पे डिपेंडेंट करना चाह रहा है, तो इनमें आपस में रिफ्ट चल रही है। इनकी जो रिफ्ट है उसके चलते स्पेन ने आज उनके बेसिस को यूज करने के लिए मना कर दिया। पहले ब्रिटेन ने भी मना कर दिया था कि डियागो गार्सिया इनको यूज नहीं करने दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने फाइनली हाँ कर दी है। फ्रांस और ये सब भी मजबूरी में अमेरिका के साथ खड़े हैं, क्योंकि ये सारा
सिस्टम इस तरीके से डिवाइस है, डॉलर बेस्ड सिस्टम है, सैंक्शन ड्रिवन इन्फ्लुएंसेस है वेस्टर्न ब्लॉक के। और इसके काउंटर करने के लिए एक यूरेशियन ब्लॉक बना। यूरेशियन ब्लॉक में चाइना, रशिया एंड ईरान, ये तीन थे, और ये एनर्जी बैक अलायंस था। तो रशिया को ईरान ड्रोन एंड अदर मिलिट्री इक्विपमेंट सप्लाई कर रहा था, चाइना को वो एनर्जी सप्लाई कर रहा था, और लोकल करेंसी के अंदर ये ट्रेड हो रहा था। ये सबसे बड़ा कल्पिट था जिसके चलते ईरान के ऊपर हमला हुआ। और मिडिल ईस्ट की जो अदर पावर्स हैं वो भी अपना धीरे धीरे मुंह उठा रही हैं। तो जैसे सऊदी अरेबिया था, वो चाइना के साथ में अ, उनकी लोकल करेंसी में ट्रेड करने को तैयार हो गया, क्योंकि उनका जो डॉलर का जो एग्रीमेंट था यूएसए के साथ में, जिसमें उन्होंने कहा कि तुम हमारी सिक्योरिटी का ध्यान रखोगे, और हम कोई भी ऑयल बिना डॉलर के नहीं बेचेंगे, जिसके चलते वर्ल्ड की रिजर्व करेंसी का स्टेटस डॉलर को प्राप्त था। और इसको ये बैलेंस नहीं कर रहे हैं, ये चाहते हैं इससे निकल के भागना, इसलिए ये ब्रिक्स के एक्सटेंडेड मेंबर भी है। तो ब्रिक करेंसी के अंदर ये ट्रेड कर सकते हैं। और जो प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, वो बहुत फ्यूचरिस्टिक आदमी है, और वो सऊदी अरेबिया की जो इकोनॉमी है उसको एक नई ऊंचाइयों की तरफ पहुंचाना चाहता है। तो उसको भी सबक सिखाना था अमेरिका को। तो इन्होंने आराम से सऊदी की रिफाइनरी को डैमेज होने दिया। और सऊदी अरेबिया तो कह ही रहा है कि भाई अमेरिका ने तो अपना सारा जो प्रोटेक्शन है वो इसराइल को बचाने में लगा रखा है, हमारे को मरने के लिए छोड़ दिया है। इंडिया की कंडीशन क्या है? इंडिया ने कह रखा है, बोले भाई मैं तो न्यूट्रल हूं, मैं अपना बादशाह खुद हूं। नरेंद्र मोदी ने बहुत ही स्मार्ट डिप्लोमेटिक मूव किया है। उसने क्या किया, यूएई के साथ में एक डिफेंस प्लस इकोनॉमिक एग्रीमेंट कर लिया। आपको याद होगा दोस्तों, एक इमरजेंसी मीटिंग के लिए मात्र 2 घंटे के लिए इंडिया के अंदर यूएई के प्रिंस, जो सर्वोच्च कमांडर हैं वो वहाँ के, वो इंडिया आए थे। प्रिंस वहाँ के सुल्तान जो है निहान, और उन्होंने आके मोदी जी के साथ में दो एग्रीमेंट किए। एक तो इकोनॉमिक एग्रीमेंट था, और दूसरा बड़ा इंटरेस्टिंग एग्रीमेंट था। वो इंटरेस्टिंग एग्रीमेंट था डिफेंस डील। इस डिफेंस डील की जड़ इसलिए रखी गई क्योंकि सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के साथ एक डिफेंस डील करी कि हम पे हमला होगा तो तुम पे हमला माना जाएगा, तुम पे हमला होगा तो हम पे माना जाएगा। अब आज सऊदी अरेबिया के ऊपर ईरान हमला कर रहा है, अब पाकिस्तान क्या रोल करेगा? क्या पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के लिए ईरान पे हमला करेगा? कर भी सकता है, अमेरिका अगर प्रेशराइज करे। उन्होंने अपने जो एयरपोर्ट्स हैं उसको तो अमेरिकन को दे ही रखा है, वहां से अमेरिकन बॉम्बर्स उड़ उड़ के रिकॉनेसेंस कर रहे हैं, प्लस अटैक कर रहे हैं ईरान के ऊपर। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी इंडिया की पोजीशन है, क्योंकि इंडिया के बहुत अच्छे रिलेशन है रशिया के साथ। हमारी जो आर्मी है या एयरफोर्स है या नेवी है, उसके अंदर ऑलमोस्ट 50% रशियन इक्विपमेंट है। दूसरा, रशिया हमारा बहुत पुराना स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। तीसरा, भारत अपनी एनर्जी सप्लाई के लिए भी रशिया पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। और वो किसी भी कीमत पे अमेरिका से सारी ट्रेड डील नहीं होने का जो रीजन था कि अमेरिका चाहता था कि हम रशिया के साथ में क्रूड नहीं खरीदें, और हमने क्रूड खरीदना बंद नहीं किया, जो कि एक वाइज डिसीजन था। और आज की तारीख में पूरा वर्ल्ड के अंदर एकमात्र बड़ा क्रूड सप्लायर रशिया बचा हुआ है। सऊदी अरेबिया रशिया के बाद में एक और बड़ा प्लेयर है इस मिडिल ईस्ट के अंदर, वो है टर्की। टर्की के एंड्रोजन साहब को, अर्देगोन अर्देगोन साहब को ये एक भ्रम है कि उनको अगला नया खलीफा बनना है। इस्लामिक खिलाफत, खिलाफत के का जो खलीफा बनने का उनको जो शौक चल रहा है, उस शौक के चलते वो ये चाह रहे हैं कि ये सब मिलके हम लोग लड़े इस मिडिल ईस्ट के अंदर, और वो सर्वे सर्वा बन जाए। और उसको न सऊदी अरेबिया सर्वे सर्वा बनने देगा, न यूएई बनने देगा। और इसराइल ने एक नया हेक्सागोन बनाया है।
हेक्सागोन इज ए सिक्योरिटी प्लस इकोनॉमिक हेक्सागोन है। उसमें इजराइल, इंडिया, साइप्रस, ग्रीस, ये चार कंट्री है, और उसके अलावा जो बचे हुए दो कंट्री हैं जिनके नाम अभी तक ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं हुए लेकिन अनऑफिशियली यूएई एंड सऊदी अरेबिया है। और ये जो कंट्रीज हैं इनके अंदर साइप्रस का टर्की के साथ में ऑलमोस्ट डेली कोई ना कोई मिलिट्री कन्फ्लिक्ट होता रहता है, क्योंकि वो टर्की और ग्रीस के बीच में है साइप्रस। तो मेडिटेरियन सी का कंट्रोल किसके हाथ में रहेगा, उसकी लड़ाई है वो सारी। और उसमें टर्की को मुंह की खानी पड़ी थी। अभी थोड़े दिन पहले इंडिया का एक शिप मेडिटेरियन सी के अंदर ऑलमोस्ट टर्की के कई जहाजों के ऊपर इनफैक्ट लाइव फायर तक उन्होंने किए थे। तो भारत अपनी ब्लू नेवी को एक्सपेंड करना चाहता है, भारत की पावर बढ़ रही है, और ये रीजनल प्लेयर्स हैं। तो मिडल ईस्ट के अंदर ग्लोबल ट्रिगर है। क्यों ट्रिगर है? क्योंकि मिडल ईस्ट के अंदर कोई भी लड़ाई होती है तो उससे पूरे वर्ल्ड की एनर्जी की जो सिक्योरिटी एंड एनर्जी की जो डिमांड है और क्रूड के भाव है वो आसमान छूने लग जाता है। क्रूड के भाव अगर आसमान छुएंगे तो क्या होगा? इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। और इन्फ्लेशन के बढ़ने से सबसे बड़ी समस्या क्या होगी? जो इंटरेस्ट रेट को घटने की जो साइकिल है वो वापस से धीमे पड़ जाएगी, और पूरे वर्ल्ड की जो कॉस्ट बढ़ेगी उससे रिसेशन का फियर बढ़ जाएगा। मिडिल ईस्ट के ग्लोबल ट्रिगर पॉइंट क्या है? एक्चुअल में जो लड़ाई हो रही है वो डायरेक्टली नहीं हो रही है, प्रॉक्सी कन्फ्लिक्ट है। पहले भी ईरान क्या करता था लड़ने के लिए? हमास, हूती और हिजबुल्ला, ये जो तीन एच थे, इनकी सहायता से वो इजराइल एंड अदर अमेरिकन से लड़ता था। पहले अमेरिकन से इन तीनों को निपटाया, और इन तीनों को निपटा के जब ईरान कमजोर पड़ गया तो ईरान पे लड़ाई हो रही है। और ईरान से भी जो लड़ाई हो रही है वो बेसिकली प्रॉक्सी वॉर टू चाइना है। ईरान की से उनको को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ईरान में तो वो रिगीम चेंज करके उसके ऑयल को कंट्रोल करना चाहते हैं कि तुम डॉलर में बेचो और हम जिसको कहें उसको बेचो। एनर्जी डिसरप्शन, सैंक्शंस एंड सप्लाई लाइन चोक पॉइंट हो चुका है। ऑयल रूट्स अगर ज्यादा थ्रेटन हो जाएंगे तो ऑयल स्पाइक, जैसे कि आपका ऑलरेडी $58 से 77 तक तो पहुंच ही गया, उसके बाद में गोल्ड के प्राइस भी राइज करते हैं। अब आप कहोगे दोस्तों कि पिछले 2 दिन से गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस के अंदर गिरावट आई। क्या होता है दोस्तों कि जब बाजार के अंदर मेजर क्रैश आते हैं तो क्रॉस क्रॉस मार्केट सेल ऑफ आ जाता है। क्रॉस मार्केट का मतलब, अगर मान लो मेरा डाउजेंस के अंदर, मेरे अकाउंट के अंदर मेजर लॉस हो रहा है, तो वो मेरा कॉमेक्स के अंदर जो गोल्ड एंड सिल्वर की पोजीशन है उसको स्क्वायर ऑफ कर देंगे। तो ये जो क्रॉस मार्केट सेल ऑफ है ये नहीं देखता है कि गोल्ड एंड सिल्वर की कोई वॉर टाइम के अंदर उसकी रिस्क ऑफ वैल्यू है या रिस्क ऑफ के असेट की तरह उसके अंदर लोग बाग इन्वेस्ट करेंगे। तो और साइमल्टेनियसली अगर जो डॉलर की रेट बढ़ते हैं, डॉलर इंडेक्स बढ़ता है, डॉलर बढ़ता है, डॉलर स्ट्रांग होता है, तो जो उसका गोल्ड एंड सिल्वर पे प्रेशर पड़ता है वो दोनों इफेक्ट एक साथ आए और उसके चलते। और आप ये बात तो आपको पता ही है कि सिल्वर का मार्केट तो मैनिपुलेशन करने वालों के हाथ में है। अपनी जैन स्ट्रीट ही आ गई है, उसके अंदर इतना बड़ा जैन स्ट्रीट, सिटाडेल, ये सब अपना सिल्वर के मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे हैं। जेपी मॉर्गन ने डिलीवरी उठाई है दोस्तों 82 से 85 के बीच में, और जनता को कहा है कि 2026 में सिल्वर का भाव $81 रहेगा। जेपी मॉर्गन जैसी फॉर्म्स का स्टेटमेंट ये है। उधर बैंक ऑफ अमेरिका ने एक बहुत ही सरप्राइजिंग सिल्वर का फोरकास्ट दी है। उन्होंने कहा $300 प्लस हो जाएगी। तो बाजार के अंदर सिल्वर की जो फोरकास्ट है वो बड़ी वेरी कर रही है। कुछ लोग कह रहे हैं $50 आ जाएगी, कुछ लोग कह रहे हैं $64 आ जाएगी, कुछ लोग कह रहे हैं $71 आ जाएगी, और कुछ लोग कह रहे हैं 81 का सपोर्ट लेके ये वापस 94 और उसके बाद 103 जाएगी। ये जितने भी मैंने आपके सामने नंबर बताए ना, उसको आप वापस एक बार मैं बोलता हूँ सिल्वर के।
ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है। पहला सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल आएगा 49 से $50। इसको पार करते ही बाजार भाग गया था। सेकंड आता है $64। ये 64 वो फिगर है जो अभी का जो 40% का क्रैश था, ये जहां से रिवर्स हुआ। तीसरा इंपॉर्टेंट लेवल है 71 से $74। इस जगह के बीच में से सिल्वर ने सपोर्ट लिया और ये अभी करंटली एक मेजर सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। $81 एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गैन नंबर है और ये सिल्वर का एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 81 के बाद में 94 से $96, जहां से अभी सिल्वर ने करेक्शन दिया है। और ये 94 के, जब लास्ट टाइम भी ये 94 93 जब पहुंची थी तो उसने एग्जैक्टली वहां से 79 तक का एक करेक्शन दिया था, आपको अगर याद होगा। और 79 के बाद में जब ये वापस ऊपर गई तो इसने अब के बाद 97 पार करने के बाद में सीधे 103, और 103 पार करने के बाद 118 और 121 का लेवल दिखा दिया। अगर ये 121 भी पार कर गई, अगर इसने इस सिल्वर ने $121 भी पार करके, तो नेक्स्ट टारगेट लेवल आपको 150 और $170 बहुत शार्पली आपको आते हुए दिखेंगे। तो मिडल ईस्ट की ग्लोबल क्राइसिस ने गोल्ड एंड सिल्वर को बहुत इंपॉर्टेंट जगह पे रख रखा है। और वैसे भी जैसा कि दोस्तों मेरे कई वीडियो के अंदर आप लोग ये बात सुन चुके होंगे कि 2026 से लेके 2030 तक का टाइम पूरे वर्ल्ड के अंदर लड़ाई झगड़े का है। क्यों है? क्योंकि जुपिटर अतिचारी गति से चल रहा है, 6 साल तक यह रहेगा। पहले ऐसा जुपिटर अतिचारी में कब रहा था? जब महाभारत हुई थी। तो ये मैं कई वीडियो के अंदर आपको बता चुका हूँ, जब तक जुपिटर जुपिटर की अतिचारी गति है तो पूरे वर्ल्ड के अंदर वॉर का माहौल रहेगा। और ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। तो रियल गेम मिसाइलें नहीं है, ड्रोन्स नहीं है। ईरान की हालत इतनी इसलिए पतली होती जा रही है कि वो एक बार एक मिसाइल मार तो सकता है। बहुत सारे लोग आपको कह रहे होंगे कि ईरान के पास में 1 लाख तो ड्रोन है और 40,000 मिसाइल है। लेकिन भाई साहब, मिसाइल मारने के लिए मिसाइल लॉन्चर भी होना चाहिए। वो एक भी मिसाइल जिस जगह से लॉन्च होती है उस जगह पे तुरंत एक टॉमॉक आके गिरती है और वो लॉन्चर खत्म हो जाता है। तो इनके पास में लॉन्चिंग की कैपेसिटी खत्म कर देंगे। और उनकी जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज हैं उनको तो ये धीरे धीरे करके एलिमिनेट करते ही जा रहे हैं। तो थोड़े दिन में आपको एक कोई ईरान के अंदर से ही एक ऐसा पॉलिटिकल गुट मिलेगा जो अमेरिका से हाथ मिला लेगा, चाहे डर के मारे मिला ले या पैसे से खरीद लिया जाएगा। और अल्टीमेटली आप वहां पे अमेरिका समर्थित एक सरकार, जैसे कि आज की तारीख में वेनेजुला में चल रही है, वैसी एक सरकार ईरान में भी आ जाएगी। ऑयल सेटलमेंट की करेंसी का खेल है सारा, जो कि डी डॉलराइजेशन को रोकने के लिए अमेरिका का आखिरी हथियार है। लेकिन इसके अंदर जो सबसे बड़ी समस्या है वो ब्रिक्स की है। ब्रिक्स इज द ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ये जो 5 कंट्री हैं ये ब्रिक के प्राइमरी मेंबर है। और इन पांचों कंट्री की जो करेंसी है वो आर से स्टार्ट होती है। और आर से जो स्टार्ट होती है, तो इन्होंने क्या किया, एक R5 नाम की एक डिजिटल करेंसी बना ली इंटर ब्रिक ट्रेडिंग के लिए। इंटर ब्रिक ट्रेडिंग के लिए जो R5 करके जो करेंसी है उसमें 40% जो करेंसी है वो गोल्ड एंड सिल्वर से बैक्ड है। रेस्ट 60% के अंदर ये पांचों करेंसी का योगदान है। तो और ये जो प्लेटफॉर्म है जो इसके ऊपर ये ट्रेडिंग होती है, ये ऑलरेडी लाइव हो चुका है बिना किसी हल्ले गुल्ले या शोरगुल के। और इसके अंदर आपस में इनके ट्रेड सेटलमेंट ऑलरेडी होने लगे हैं। सवाल ब्रिक्स के इन 5 कंट्री के आपस की ट्रेडिंग का नहीं है। ब्रिक के अंदर एक एक्सटेंडेड ब्रिक भी है। ब्रिक का एक वर्जन ऐसा भी है जिसके अंदर एक्सटेंडेड ब्रिक है। उसके अंदर ईरान, सऊदी अरेबिया और 2-3 कंट्रीज और भी है उसके अंदर। और उसके अलावा 11 कंट्री ऐसे हैं जो कि ब्रिक ब्रिक के
विजिटिंग मेंबर्स हैं। तो अगर ये सारे लोग मिलके वेस्टर्न फाइनेंशियल आर्किटेक्चर से दूर जाके ट्रेड सेटलमेंट करने लग जाएंगे, तो ये डी डॉलराइजेशन के ऊपर लास्ट नेल इन कॉफिन की तरह बिहेव करेगी। गोल्ड का एकोमोलेशन, भारत, चाइना, रशिया और इसके अलावा भी बहुत सारे छोटे छोटे से सेंट्रल बैंक, ये सारे के सारे सोना उठा रहे हैं बाजार से, गोल्ड। और ये जो गोल्ड इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि इनको पता है कि रियल वैल्यू तो है वो तो गोल्ड एंड सिल्वर में ही है। और दुनिया को सबको मना करते हैं कि भाई तुम लोग पेपर गोल्ड एंड पेपर सिल्वर खरीदो, और ये लोग एक्चुअल रियल मेटल यूज परचेस कर रहे हैं। भारत ने पिछले 3 महीने में पूरे वर्ल्ड की 20% से ज्यादा सिल्वर की सप्लाई इंपोर्ट कर ली है। डी डॉलराइजेशन, अगर ऑयल ट्रेड आउटसाइड डॉलर होने लग जाएगा तो ये स्ट्रक्चरल शिफ्ट इस बार डॉलर के लिए नेगेटिव हो जाएगा। और वैसे भी दोस्तों, मैं तो फॉरकास्ट कर दी थी जब जेमिनी में यूरेनस आया था कि इस बार अमेरिका की करेंसी के अंदर फाइनेंशियल रीसेट होने ही वाला है। क्योंकि ऐसा पिछले 3 बार, डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट वीडियो, वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो है। क्योंकि जेमिनी में यूरेनस एवरी 84 ईयर पे आ रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई 2 4 5 दिन में, हर साल या 2 साल 5 साल में आ जाता है। 84 ईयर पे जो चीज होती है, और उसको मैंने उस वीडियो को आने के साथ, जब अमेरिका लड़ाई में कूदा नहीं था उससे पहले बता दिया था इस साल अमेरिका लड़ाई में कूदेगा और उनकी करेंसी का रीसेट होगा, और इसके सारे जो दोस्त हैं दुश्मन है उनमें भी रीसेट हो जाएगा। और एग्जैक्टली वो 3 चीजें आपके सामने देखने को मिल रही है। मार्केट इम्पैक्ट के 2 सिनेरियो है। अगर ये लड़ाई और ज्यादा चलती गई, लंबी चलेगी, तो ऑयल की वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगी, गोल्ड को तो सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा, डिफेंस स्टॉक्स को बेनिफिट हो जाएगा, शिपिंग एंड इंश्योरेंस कंपनी की कॉस्ट बढ़ जाएगी, और उनके शेयर्स और एयरलाइंस के शेयर्स प्रेशर में आ जाएंगे। इन्फ्लेक्शन का रिस्क आने से जो फाइनेंशियल कंपनियों के शेयर है उनके अंदर भी गिरावट आएगी, और पूरे वर्ल्ड के अंदर शेयर बाजार टैंक करेगा। लेकिन जैसे ही इसमें डी एस्केलेशन की संभावना हो जाएगी, एस्केलेशन की, और तो रिस्क असेट जो होती है वो रैली कर जाएंगी, ऑयल ऑयल कूल हो जाएगा, डॉलर सॉफन हो जाएगा, और कमोडिटी कंसोलिडेट करेंगी। इट इज नॉट ए जियोपॉलिटिक्स, इट इज ए मॉनेटरी ट्रांजिट फेज है ये। बिगर हिस्टोरिकल लेंस को अगर अपन देखते हैं, एवरी 70 से 100 ईयर्स के ऊपर ग्लोबल ऑर्डर के अंदर शिफ्ट आता है। मेरा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है 60 ईयर साइकिल के ऊपर, बहुत रिसर्च करके वो वीडियो बनाया है मैंने। एवरी 60 ईयर ग्लोबल रिसेट होता है, और वो 60 ईयर 1962 से 60 ईयर जोड़ने पे 2022 को मैच करता है, और हर उसके बाद आने वाला साल आपका एग्जैक्टली वैसे ही बिहेव कर रहा है। तो 2026 के अंदर अगर हमें देखना है तो 1966 के अंदर मार्केट किस तरह से बिहेव किया, तो 2066 के अंदर इंडियन मार्केट तो उस समय निफ्टी बैंक निफ्टी हुई नहीं करती थी, इसलिए 1966 के अंदर जो ग्लोबल मार्केट था उसमें सेल ऑफ का टाइम था, ग्लोबल रीसेट था वो, और उसके चलते बाजार के अंदर करेक्टिव मूव रहा। लेकिन आपको इस साल सारे उतार चढ़ाव दिखेंगे। अभी आपको गिरावट दिख रही है, अब बाउंस बैक आएगा, उसके बाद फिर गिरावट है, फिर बाउंस बैक है, और उसके बाद गिरावट है। तो ये बी केयरफुल दिस ईयर फॉर ट्रेडिंग। आपको ट्रेडिंग करने के लिए एस्ट्रोलॉजी और टेक्निकल एनालिसिस दोनों की सहायता लेनी चाहिए, तभी आप इस साल ट्रेड कर पाओगे। क्योंकि बाजार एक्सट्रीमली वॉलेटाइल फेज आपको दिखाएगा, और उस वॉलेटाइल फेज के अंदर अपने आप को आप बचाना चाहते हैं तो एस्ट्रो टेक्निकल लर्निंग का एक हमारा कोर्स भी हम कंडक्ट कराते हैं। उसके लिए आप मेरे मोबाइल नंबर 9829050188 पे संपर्क कर सकते हैं। पोस्ट वर्ल्ड वॉर वन के अंदर कॉलोनियल एम्पायर रिस्ट्रक्चर हुआ था। पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू में यूएस की डोमिनेंस एस्टेब्लिश हो गई थी। पोस्ट कोल्ड वॉर यूनिपोलर वर्ल्ड रहा, अमेरिका का नंबर 1 स्टेटस रहा। अब क्या होगा? वंस अगेन मल्टीपोलरिटी आ रही है।
अमेरिका, रशिया, चाइना, इंडिया, चार बड़े मेजर ब्लॉक्स आपको सामने दिख रहे हैं। रीजनल वॉर साइकिल, आपने देखा यूक्रेन और रशिया की लड़ाई हो रही है इधर। पूरा मिडिल ईस्ट अब की बार तो इन्वॉल्व हो ही गया है, सारे कंट्री अब लड़ाई कर रहे हैं। इधर भारत पाकिस्तान, इधर अफगानिस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई चल रही है। ईरान उसके बाद नेक्स्ट स्पॉट है। तो वेस्टर्न फ्रंट बड़ा हॉट हो रहा है। भारत के ईस्टर्न फ्रंट के ऊपर बांग्लादेश भी कोई पंगे करने में कम नहीं है। और बांग्लादेश से थोड़ा सा ऊपर उठोगे तो उधर हमारे थाईलैंड और कंबोडिया जैसे छोटे छोटे कंट्री भी आपस में लड़ रहे हैं, और उसके आगे तो ताइवान ही है। ताइवान इज ए बिगर फ्लैश पॉइंट, डायरेक्ट लड़ाई होगी अमेरिका और चाइना के बीच में। कुछ सालों बाद चाइना का डिसइंटीग्रेशन होने की पूरी पूरी संभावना है। ये मेरी एस्ट्रोलॉजिकल फोरकास्ट है कि चाइना के टुकड़े टुकड़े होंगे। इधर जापान भी अपनी पावर को रिगेन करने की कोशिश कर रहा है। तो इस पूरे एरिया के अंदर, साउथ चाइना सी जिसको कहा जाता है, उसके अंदर भी बाजार के अंदर वोलेटिलिटी लाने के पूरे पूरे उपक्रम इस वोलेटाइल एरा के अंदर है। इंडिया का क्या रोल है मिडिल ईस्ट के रीअलाइनमेंट में? इंडिया ने अपने आप को कह रखा है कि यार हम तो न्यूट्रल है। मेरे मेरे तो यूएई का जो सम्राट है उसको नरेंद्र मोदी अपना भाई बताते हैं। उन्होंने कहा उससे बात करी, और उन्होंने ऑलमोस्ट मिडिल ईस्ट के सारे मेजर कंट्री का सर्वोच्च सम्मान ले रखा है। अभी अभी ताजा ताजा इसराइल जाके वहां से उनकी संसद का सर्वोच्च सम्मान ले आए थे। फिलिस्तीन का सर्वोच्च सम्मान लिया हुआ है उन्होंने। इराक, इधर सऊदी अरेबिया का लिया हुआ है, यूएई का लिया हुआ है, ओमान का लिया हुआ है। तो ये सारे कंट्री उनके एक अच्छे दोस्तों की तरह बिहेव करते हैं। और भारत इन कंट्रीज के साथ में, और इनफैक्ट पूरी जीसीसी के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के कगार पे है भारत का। यूएई के साथ में स्पेशल इकोनॉमिक एंड डिफेंस कॉरपोरेशन है। भारत U2, यूनाइटेड अरब अमीरात और यूएसए, और I2 इंडिया और इसराइल का पार्ट है। भारत जो ये करंट हेक्सागोन बनाया है, इसने सिक्योरिटी हेक्सागोन है, सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक, उसका पार्ट है। उसके अंदर इंडिया, इसराइल, ग्रीस, साइप्रस और यूएई एंड सऊदी अरेबिया है। और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर है, वो भी भारत, यूएई और सऊदी अरेबिया, इसराइल, जॉर्डन, और उसके आगे ग्रीस तक जाता है। तो ये सारी चीजें रीअलाइनमेंट के फेवर में जा रही है, और भारत एक इमर्जिंग पावर की तरह मिडिल ईस्ट में बन रहा है। और भारत ने अपने इंटेंशन क्लियर कर दी है। नरेंद्र मोदी का एक भाषण था जो कि आईएनएस विक्रांत पे उन्होंने दिया। उन्होंने कहा है कि हिंद महासागर के अंदर हमारी इजाजत के बगैर कोई पत्ता भी नहीं खड़केगा। तो भारत का सपोर्ट लेना इन कंट्रीज को बड़ा जरूरी रहेगा। मोदी जी की इसराइल में पार्टनरशिप, मोदी जी भारत के ऐसे पहले प्रधानमंत्री बने जिन्होंने इसराइल की 2017 में यात्रा करी। और उसके बाद से हम डिफेंस टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन बढ़ाते जा रहे हैं। ड्रोन्स, मिसाइल, राडार इंटीग्रेशन बढ़ गया है। इंटेलिजेंस शेयरिंग बढ़ गई है। और एग्रीकल्चर के अंदर भी हम लोगों ने जो ड्रिप इरिगेशन और जो पॉली हाउस और ये सारा जो पूरे इंडिया के अंदर ग्रोथ होती हुई दिख रही है, ये सब इजरायली टेक्निक्स है। और इंडिया इज ए वन ऑफ द इजराइल लार्जेस्ट डिफेंस कस्टमर है। और अभी जो करंट जो डील करके आए हैं इस लड़ाई की शुरू होने से 2 दिन पहले, उस लड़ाई के अंदर भारत के अंदर इजराइल की सारी मिसाइल है, और उनका आयरन बीम और आयरन डोम टेक्नोलॉजी उन्होंने इंडिया को गिफ्ट में दे दी है कि भाई तुम लोग बनाओ इसको और अपने कंट्री में भी यूज करो और हमें भी सप्लाई करो। इंडिया एक बैलेंस कर रहा है। ईरान के साथ हमारा एक चाबार पोर्ट का एग्रीमेंट था, लेकिन उन्होंने अनड्यू प्रेशर के अंदर उसके अंदर हमारे साथ बहुत हिंड्रेंस करी। और वो सारे अ, जो चाबार फोर्ट के ऊपर भारत का जितना भी इन्वेस्टमेंट था वो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पज अभी तो देख के ऐसा लग रहा है बेकार हो गया है। दूसरा, ओएनजीसी ने जिन ऑयल फील्ड्स में इन्वेस्ट किया हुआ था ईरान के अंदर, वो उसके अंदर भी बहुत अच्छा उनको रिजल्ट नहीं मिला।
और उनको परमिशन वो लोग नहीं दे रहे हैं कि वहां से ऑयल एंड गैस निकाल सके। सऊदी अरेबिया यूएई के साथ में भारत के करंटली बहुत अच्छे संबंध चल रहे हैं। सिक्योरिटी हेक्सागन मैंने आपको डिटेल में डिस्कस कर ही दिया है। ये फ्यूचर रूट है जो जो आपको याद होगा दोस्तों कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, और सोने की चिड़िया के अंदर एक गोल्डन सिल्क रूट था। सिल्क रूट में क्या था? सिल्क रूट का जो एक्चुअल जो कारवा था वो यूरोप, यूरोप से वाया टर्की, और टर्की से निकल के वो हमारा अफगानिस्तान से होते हुए, खैबर पास से होते हुए वो इंडिया तक आता था। उस जमाने में जो पाकिस्तान है करंट में, वो इंडिया ही हुआ करता था। और भारत से ये लोग सिल्क से लेके मसाले तक सारे इसी रास्ते से एक्सपोर्ट हुआ करते थे। इसको गोल्डन सिल्क रूट कहते हैं, और यही सिल्क रूट आगे एक्सटेंड होके बाद में चाइना तक गया। अभी जो करंट नया जो गोल्डन सिल्क रूट है वो मुंबई से, इंडिया के अंदर मुंबई से यूएई के अंदर दुबई तक हम लोग जो जाएंगे, मुंबई या जो गुजरात के पोर्ट पे जो बने हुए पोर्ट्स हैं, उनसे जो सामान है वो यूएई तक पहुंचेगा, और यूएई से सऊदी अरेबिया होता हुआ इजराइल तक वाया ट्रेन जाएगा। ट्रेन ट्रांसपोर्टेशन इजराइल तक पहुंचेगा, और इजराइल में हाइफा का जो पोर्ट है, उस पोर्ट से ये हम ग्रीस तक चले जाएंगे। और साइप्रस की वैल्यू ये है कि वो साइप्रस इसराइल और ग्रीस के बीच का जो शिप मूवमेंट है उसकी सिक्योरिटी को देखता है, और वहां पे एक छोटा सा आइलैंड है। तो ये सारा जो जियो पॉलिटिक्स, फ्यूचर सिल्क ट्रेड रूट जो बन रहा है, इसके अंदर भी एक और इंटरेस्टिंग चीज है दोस्तों, आज आपको मैं बता ही देता हूँ चलो आज। वो ये है कि इस हेक्सागोन के अंदर यूएई के जो सुल्तान थे, उन्होंने एक दिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बोली। बोले मेरा ड्रीम है कि मैं दुबई से मुंबई के बीच में एक टनल बनाऊं। तो वो टनल इतनी बड़ी हो कि उसके अंदर ट्रेन भी चल सके, उसके अंदर रोड भी हो। तो बाय रोड आप इंडिया से समुद्र के नीचे की जो टनल है उसके थ्रू हम यूएई तक जा सकते हैं, और अगर हम वहां तक पहुंच गए तो फिर उसके आगे तो पूरा यूरोप तक का रास्ता खुला हुआ है। इस टनल जो का प्रोजेक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है दोस्तों। इसके लिए जो एलॉन मस्क की एक कंपनी है, जिसको बोरिंग कंपनी कहते हैं, ये लोग बोर करती है वो सड़क, उनकी टनलिंग की मास्टरी का भी फायदा उठाया जाएगा। और इसके अंदर रोड, रेल, और उसके अलावा पाइपलाइन, ताकि हम मिडिल ईस्ट से क्रूड इंडिया के अंदर ला सके, क्रूड एंड गैसेस, और इंडिया से पानी, मीठा पानी हम मिडिल ईस्ट तक पहुंचा सके। तो ये पाइपलाइन है, प्लस इसके अलावा ऑप्टिक केबल्स, इसके अलावा इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन केबल्स, ये सब समुद्र के नीचे से आएंगी, ताकि मिडिल ईस्ट के अंदर जो सोलर पार्क इंडियन कंपनीज लगाएंगी, ताकि आप वहां से एनर्जी प्रोड्यूस कर सके, उसको इंडिया भी लाया जा सके, और बाकी कंट्रियों को भी एक्सपोर्ट किया जा सकता है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, और हो सकता है अगले 10-15 साल के अंदर आप इसको एक्टिवेट होता हुआ देख पाओ। साइप्रस और ग्रीस, ज्योग्राफी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों कंट्रीज जो हैं ये ईस्टर्न मेडिटेरियन में है, और एनर्जी पाइपलाइन का रूट है, और ईयू की मैरीटाइम एसेस है, और नाटो का साउथ ईस्ट फ्लैंक इस जगह पे है। तो एनर्जी सिक्योरिटी के लिए हमें साइप्रस और ग्रीस की बहुत इंपॉर्टेंस है। ग्रीस के अंदर अडानी ग्रुप के पास में 5 पोर्ट है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताता हूँ। अडानी पोर्ट के पास में इसराइल का हाइफा है, और मेडिटेरियन के उस साइड में है, उनके पास में 5 पोर्ट ग्रीस के अंदर इनके पास में है। और मैरीटाइम कोऑपरेशन के लिए भारत ग्रीस के साथ में बहुत अच्छे संबंध है। स्ट्रेटेजिक काउंटरवेट क्या है? ये टर्की को बैलेंस करने के लिए, ईरान को बैलेंस करने के लिए, और चाइना का जो बीआरआई पोर्ट का जो प्रोजेक्ट है उसको काउंटर करने के लिए ये सारा
इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर बन रहा है। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर इंडिया से स्टार्ट होगा। पोर्ट रेल डिजिटल हब है इंडिया, यहाँ से निकल के ये यूएई तक पहुंचेगा। मैरीटाइम गेटवे है, डाटा सेंटर्स का हब है। और बेचारों का एक अमेजोन का डाटा सेंटर तो एक ड्रोन ने उड़ा ही दिया उनका। सऊदी अरेबिया के अंदर एनर्जी ग्रिड है, रेल लिंक्स है। और वहां से जॉर्डन से होते हुए लॉजिस्टिक नोड एंड द फाइबर रूट्स के थ्रू होता हुआ ये इसराइल तक पहुंच जाएगा। और इसराइल के बाद में हम वहां से साइप्रस और ग्रीस, और उसके बाद तो पूरा यूरोप खुला हुआ ही है। इंडिया यूएई अलायंस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अलायंस है, क्योंकि यूएई बिकम ए फाइनेंशियल गेटवे ऑफ द वर्ल्ड। टैक्स फ्री हेवन है, पहला तो इम्पोर्टेंट है। दूसरा ट्रेड एंड लॉजिस्टिक है। सीपीए साइन कर चुके हैं हम, ट्रेड की साइनिंग है, लॉजिस्टिक हब है इंडियन एक्सपोर्ट के लिए। प्लस डिफेंस पैक्ट है। भारत ने यूएई के साथ बड़ा डिफेंस एग्रीमेंट किया है। और भारत और दुबई मिलके फ्रेंच राफेल फाइटर्स के दुनिया के सबसे बड़े ऑपरेटर हैं। अभी भारत ने 114 का ऑर्डर दिया है, उससे पहले ही भारत के पास में करीब करीब 36 और 25 मिला के करीब 60 और हैं। तो 180 प्लेन भारत के पास है। और ऑलमोस्ट इतने ही राफेल यूएई की एयरफोर्स के पास भी है। तो आप ये मान के चलो कि भारत और यूएई के बीच में जो अरब सागर है, उसके ऊपर हम करीब करीब 400 राफेल के साथ इस पूरे इलाके को कंट्रोल कर सकते हैं, अगर हम ये मैरीटाइम और एरियल सिक्योरिटी को का पैक्ट दुबई के साथ भारत का और बढ़े। अभी इस पैक्ट की और डिटेल्स बाजार में सामने नहीं आई है। भारत की बड़ी स्ट्रेटजी क्या है, भारत क्या करना चाह रहा है? भारत करना चाह रहा है मैन्युफैक्चरिंग अल्टरनेटिव टू द चाइना। भारत को ये बात पता चल गई है कि वेस्ट एंड वेस्टर्न जो कंपनियां हैं वो सारी चाइना छोड़ के भागेंगी, क्योंकि चाइना के अंदर अल्टीमेटली जब भी लड़ाई होगी और यूएसए नहीं चाहता कि चाइना आगे चले, तो उसको धीरे धीरे वहां से जो मैन्युफैक्चरिंग हब है वो भारत शिफ्ट हो रहा है। ट्रस्टेड डिफेंस पार्टनर ऑफ द वेस्ट है इंडिया। कैसे है? क्योंकि हमने जर्मनी के साथ भी हमारा सबमरीन का कॉन्ट्रैक्ट है। हमारा फ्रांस के साथ बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट है, हम अमेरिकन बहुत सारे हथियार यूज करते हैं। और एनर्जी पार्टनरशिप है गल्फ के साथ, मिडिल ईस्ट से बहुत ज्यादा गल्फ लेते हैं। और मिडिल ईस्ट को हम फूड सप्लाई के अंदर बहुत बड़े सपोर्टर हैं उनके लिए। तो नेचुरल ब्रिज है ये इन ब्लॉक्स के बीच में, और ये सब मिलके ग्लोबल साउथ जो बनता है उसके अंदर भारत सबसे बड़ी आवाज है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी प्लस इकोनॉमी का इंटीग्रेशन जो होगा उसको हमें वॉच करके रखना है, और उसके आधार में हमारे इंडिया का जो फ्यूचर होगा उसके बारे में सोचना है। मिडिल ईस्ट की ये जो लड़ाई है उसके अंदर शिया और सुन्नी की भी डिवाइड है। ईरान अनडिस्प्यूटेड शियाओं का सबसे बड़ा सेंटर है, और शिया जो है वो ईरान के कहने पे चलते हैं। तो शिया आइडेंटिटी लिंक है ईरान के साथ में, सुन्नी लीडरशिप है वो सऊदी अरेबिया के साथ में है। सऊदी अरेबिया एंड यूएई सुन्नी के दो सबसे बड़े कंट्री हैं। और ये सब मिलके जो सेक्टोरियल आइडेंटिफिकेशन के अंदर जो है उसके चलते मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर डिवाइड आपको देखने को मिल रहा है। प्रॉक्सी कंपटीशन थ्रू द सेक्टोरियल लेवल, ईरान शिया है तो शिया में ईरान के साथ में और शिया कहाँ कहाँ है? इराक में शिया है, लेकिन इराक इस समय अमेरिका की गोदी में है। लेबनान के अंदर जो शियात है वो हिजबुल्लाह हैं, और यमन में जो शियाज हैं वो हुतीज हैं। ये अमेरिका ईरान की प्रॉक्सी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस थी, जो यहाँ से पूरे वर्ल्ड के अंदर खतरा बनी हुई थी। तो उनको अमेरिका और इसराइल ने मिडल ईस्ट के ये जो सुन्नी गल्फ पावर इनके साथ मिलके इनको न्यूट्रलाइज कर दिया है। गल्फ की सुन्नी पावर है ये, इस जो शिया थ्रेट थी इसको इन्होंने ऑलमोस्ट फिनिश कर दिया। यमन में क्या है, ये ईरान सपोर्टेड हुतीज थे, और उनके अगेंस्ट में सऊदी लेड कोalition है। तो सऊदी अरेबिया ने यमन के अंदर वो आए दिन बम्बार्डिंग करते हैं उनकी। यमन की और सऊदी अरेबिया की लड़ाई चल रही है।
सीरिया और इराक दोनों कंट्री बर्बाद हो चुके हैं पूरी तरह से। ईरान बैक करता है असद को, जो कि हार गया, वहां से भाग गया वो रशिया। और गल्फ सपोर्ट करता था सुन्नी फ्रैक्शंस को। इस समय सुन्नी फ्रैक्शंस वहां पावर में है, और शियाओं का वो बहुत बुरी तरह उनके साथ में सलूक हो रहा है। तो स्ट्रेट इन का जो इंटरेस्ट था, और जो इस्लाम का जो पुराना शिया सुन्नी का झगड़ा था, वो भी इसके बीच में है। और पाकिस्तान क्रॉस फायर के बीच में फंस गया है। कैसे फंस गया है क्रॉस फायर के बीच में? पाकिस्तान के हालात बहुत बड़े खराब है। जो मेरा एक बहुत इंटरेस्टिंग सा एक वीडियो था, जिसके अंदर यही सिक्स प्लेनेट कंजंक्शन इन पीसीस का, आप लोगों को उसको वापस सुनना चाहिए। उस वीडियो के अंदर मैंने बोला था, भारत के लाभ भाव के अंदर ये सिक्स प्लैनेट का कंजक्शन हुआ है, और पाकिस्तान के हानि के भाव में हो रहा है 12th हाउस में। तो पाकिस्तान का डिसइंटीग्रेशन होने की पूरी संभावना है, और भारत की जियोपॉलिटिकल बाउंड्रीज के बढ़ने की पूरी संभावना है। तो भारत की जियोपॉलिटिकल बाउंड्री बढ़ेगी, तो इसका मतलब है कि पीओके हम वापस ले रहे हैं। हमने चाइना से भी कुछ हिस्सा वापस लिया है, अक्साई चिन के ऊपर भी बात चल रही है। और हो सकता है बांग्लादेश के साथ में जो चिकन नेक वाला हिस्सा है, वो भी हम कब्जा कर लें। तो और उसी वीडियो के अंदर हमने ये डिस्कस किया था, पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो अभी आप देख लो, अफगानिस्तान ने डुरंड लाइन को मानने से इनकार कर दिया है। तो जो नॉर्थ वेस्ट जो फ्रंटियर प्रोविंस है, वो अफगानिस्तान में मिलने जा रहा है। इधर जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, वो बलूचिस्तान को आजाद कराने की डिमांड कर रही है, और कभी भी वो आजादी भी मिल सकती है। क्योंकि बलूचिस्तान का एक हिस्सा ईरान में भी है, जिसको ईरान में भी बलूच लोग काफी रहते हैं। और वो हिस्सा भी अगर ईरान से वो ले पाएंगे, तो जब ईरान का डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, तो कहीं ऐसा नहीं हो कि एक नई कंट्री का बर्थ होने वाला हो। क्योंकि भारत ने 2500 किलोमीटर तक मार करने वाली अग्नि मिसाइल्स को राजस्थान के बॉर्डर पे ले आए। और ऐसा नहीं उन्होंने मोबाइल लॉन्चर ही बॉर्डर के ऊपर या डेजर्ट में कहीं खड़े कर रखे हैं। उन्होंने रेल वाले जो लॉन्चर है, ऐसे लॉन्चर जिन पे से अग्नि मिसाइल्स का को हम शूट कर सकते हैं, और वो रेलवे ट्रैक पे खड़े रहते हैं, ताकि हम जैसे ही शूट करें, वैसे ही उसके बाद इंजन चला के उसको, रेलवे लॉन्चर को वहां से भगा के कहीं दूसरी जगह पहुंचा दिया जाए। वरना ईरान की तरह हमारा भी वही हश्र होगा कि हमारा जैसे ही हम मिसाइल शूट करेंगे, हमारा लॉन्चर स्पेस के सैटेलाइटों को पकड़ में आएगा, और वहां पे काउंटर स्ट्राइक होगी। तो ये मिसाइल्स का राजस्थान के बॉर्डर पे आना, भारत ने नोटम जारी कर रखा है 5 तारीख से 12 अगस्त तक का, ताकि पूरे राजस्थान के बॉर्डर के ऊपर हम एक नई एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिसके अंदर एयरफोर्स अपनी फुल पावर यूज करेगी। तो कहीं मुझे ये ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के आहट होते हुए भी दिख रही है। नेक्स्ट 1 मंथ इज अ वेरी वेरी क्रिटिकल मंथ। क्यों क्रिटिकल मंथ है? 18 तारीख को एक कॉमेट आ रहा है, 18 मार्च को। और एक बड़ा कॉमेट आ रहा है 4 अप्रैल को। 4 अप्रैल वाला ज्यादा डेंजरस है। 4 अप्रैल वाला जो कॉमेट है, वो इससे पहले जब भी 2 बार आया है, तब बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े कराए हैं उसने। तो बी केयरफुल फॉर 18 और 20 मार्च, और उसके बाद में 4 अप्रैल। दो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। 20-21 के आसपास भी, 21 तारीख की भी बहुत एस्ट्रोलॉजिकली बहुत ही वॉलेटाइल डेट है। लेकिन इसके बीच में एकमात्र जो चीज है जो इन सब चीजों को शायद बचा लेगी, वो जुपिटर का मार्गी होना है। वो 11 मार्च को मार्गी हो जाएगा। 11 मार्च को मार्गी होगा, तो पूरे वर्ल्ड के अंदर थोड़ी सी विजडम बढ़ जाएगी। इसलिए 11 मार्च तक मुझे ऐसा लग रहा है कि मिडल ईस्ट की ये लड़ाई अभी चलती रहेगी। बलूचिस्तान की आजादी, कहीं ऐसा तो नहीं है भारत ये सारा तमाशा बलूचिस्तान को आजाद कराने के लिए कर रहा हो? और ईरान का जो जो डिप्लोमेसीज है, ईरान ने पाकिस्तान को एक्यूज किया है कि तुम्हारे एयरपोर्ट्स और तुम्हारे एयर स्पेस अमेरिकन को दे रहे हो, और हमारे ऊपर हमला करने के लिए। और ये जो मुस्लिम उम्मा का जो कंसेप्ट था, उसकी तुमने बत्ती लगा दी है।
काफिरों के साथ मिलके हमारे ऊपर मिसाइलें दर गिरा रहे हो, और तुम्हारी जो कॉमन पब्लिक है वो अमेरिकन के अगेंस्ट में सड़कों के ऊपर उतरी पड़ी है, और तुम तो खुद अमेरिकन के साथ मिलके उनके साथ मिलिट्री कॉर्पोरेशन कर रहे हो। डोनाल्ड ट्रंप तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति को बिल्कुल अपने सर्वेंट की तरह ट्रीट करते हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, इसके चलते पाकिस्तान के ऊपर ईरान का हमला होने की पूरी संभावना है। अभी तो पाकिस्तान के दिमाग बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि अफगानिस्तान वालों ने उनके नूर खान एयरबेस के ऊपर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। पता नहीं अफगानिस्तान के जो एयरपोर्ट है उसको तो भारत कंट्रोल कर रहा है, इंडियन फोर्सेस बैठी हुई है वहां पे। अब अफगानिस्तान वाले उस ये अटैक कर रहे हैं या इंडिया इनको सपोर्ट कर रहा है, नोबडी नोस, किसी को नहीं पता। पाकिस्तान जो है और यूएस ईरान की जो इक्वेशन है, पाकिस्तान ने ऑफिशियली तो मना कर रखा है कि भाई यूएस को हमारे एयरबेस और एयर स्पेस यूज करने नहीं दिए गए, लेकिन जिस तरह की खबरें आ रही हैं, और प्लस ये ऐसी चीजें जो छुपती नहीं है। आप अगर पाकिस्तान के एयरपोर्ट से अपने अमेरिकन प्लेन्स उड़ रहे हैं तो उनके वीडियो भी जल्दी ही बाजार में आ जाते हैं। तो ये अब इसके चलते ईरान की रिटेलिएटरी स्ट्राइक इन एयर बेसिस के ऊपर हो सकती है। पूरा वर्ल्ड ट्रांजिशन के मोड में है। ये जो 6 प्लेनेट पीसीज में आए थे, तो उसका मतलब ही यही था दोस्तों कि पूरा वर्ल्ड, 12th इज द मोक्ष का साइन है। मोक्ष के साइन में सारे प्लेनेट मिलके क्या करेंगे? मोक्ष दिलाएंगे। तो पूरे वर्ल्ड के हालात इसी तरह मोक्ष जैसे ही लग रहे हैं। आप पिछले 1 साल से शेयर बाजार देख लो, कमोडिटी देख लो, सबके अंदर जिस तरह के उतार चढ़ाव दिख रही है आपको, वो सारी चीजें बिल्कुल वैसे ही हो रही है जैसी एस्ट्रोलॉजी कह रही है। एनर्जी प्लस पावर के अंदर क्या होगा, इसको ध्यान रखना है हमें। जो नए ब्लॉक्स बन रहे हैं, नए फ्रेंड्स एंड फोर्स की जो कहानी है, उसको आपको ध्यान रखना है। इंडिया का स्ट्रेटेजिकली विश्व गुरु और विश्व की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी को आपको कंसिडर करना है, और वही सेक्टर आपको निवेश करने हैं जो अगले 10 साल के अंदर की सेक्टर्स हैं। और डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन एस्ट्रो टेक्निकल वॉरियर्स टू नो which sectors and which stocks will do best for your लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जहां पे आप लंबे अरसे के लिए एसआईपी भी कर सकते हैं। पाकिस्तान अंडर प्रेशर है, मुझे लगता है टुकड़े टुकड़े होने ही वाला है, और इसके दिमाग खराब है। हिस्ट्री वापस रिपीट हो रही है, और फॉर्चुनेटली भारत की सर्वोच्च सत्ता नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है। और उनकी जन्म कुंडली में एक ऐसा ब्यूटीफुल योग है कि उनके जो भी शत्रु होते हैं वो अपने आप खत्म हो जाते हैं। प्रबल शत्रुहंतरा योग है, और इनकी जन्म कुंडली के अंदर चक्रवर्ती सम्राट योग भी है। तो इसलिए जो लोग ये सोच रहे हैं कि ये व्यक्ति भारत को ग्रो नहीं करा पाएगा, वो बड़े अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी और नरेंद्र मोदी जी की बर्थ कुंडली को। मेरा ये मानना है कि अगले राष्ट्रपति के रूप में भारत नरेंद्र मोदी को चुनेगा, और भारत की जो सर्वोच्च सत्ता है प्रधानमंत्री पद, वो योगी आदित्यनाथ को मिलने वाला है 2027 में। नरेंद्र मोदी के सत्ता छोड़ने के साथ में शेयर बाजार के अंदर एक बड़ा क्रैश भी आएगा, याद रखना है। तो इसलिए ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट का प्लीज कीप इन माइंड। तो मिडिल ईस्ट वॉर और ग्रेट रीअलाइनमेंट के ऊपर ये डिटेल एनालिसिस है, और ये जियो इकोनॉमिक्स के ऊपर जो हमने हमारा आप लोगों को प्रॉमिस किया था मैंने कि मैं इस जियो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के ऊपर एक सीरीज बनाऊंगा, उसी सीरीज का ये पार्ट है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा, इस पे आपके कमेंट वांछनीय है। और इस डोंट फॉरगेट टू वॉच इस सीरीज के जो बाकी 2 एपिसोड हैं। अगला एपिसोड जो है वो है इंडिया का रोल क्या रहेगा वर्ल्ड के इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में, और उसकी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन क्या है। और तीसरा एपिसोड इसके अंदर रहेगा दोस्तों,
इंडिया का नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट पिक क्या रहेगी पोस्ट ईरान मिडिल ईस्ट यूएसए वॉर। तो ये आपके लिए है, जिसमें ये जो लास्ट वीडियो है ये एस्ट्रो टेक्निकल वॉरियर मेंबर ओनली वीडियो रहेगा, इसलिए फास्ट वॉरियर मेंबरशिप ज्वाइन करें आप लोग। एस्ट्रो टेक्निकल वॉरियर मेंबरशिप को एक एक्स्ट्रा एडवांटेज ये भी रहता है कि हम उनको लाइव मार्केट के अंदर व्हाट्सएप के ऊपर अपडेट, अगर कोई नया डेवलपमेंट होता है तो हम उनको व्हाट्सएप पे भी अपडेट देते हैं एक स्पेशल ग्रुप के अंदर जोड़ के। और जो ये हाई क्वालिटी जो वीडियोस हैं जो एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाता हूँ, कोई फाइनेंशियल एडवाइस इसमें नहीं होती, वो आपके लिए दिए जाते हैं। आज की जो मैसिव फॉल था बाजार के अंदर, उसको उसके लिए हमने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा मेंबर ओनली वीडियो अपडेट दी थी। लूनर एक्लिप्स ब्लड मून बात अक्रॉस के अंदर, अक्रॉस ग्लोब के अंदर। और इस वीडियो के अंदर हमने आज आपको ओपनिंग बेल के ऊपर जो बाजार गिरेगा उसके बाद में बाय की रिकमेंडेशन दी थी, और उस बाय की रिकमेंडेशन के बाद में बाजार ने उस पॉइंट के बाद में मेजर सपोर्ट 300 के आसपास लिया था, जो कि उसमें बिल्कुल डिस्कस किया था और फियरलेस होके बाय करने की एडवाइस की थी, ताकि आप लोगों को जो प्रॉफिट आज हुआ होगा वो आपके लिए लॉन्ग टर्म के अंदर भी आपको इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्रिटिकल जंक्शंस आपको पहले से पता होने चाहिए, तभी आप बाजार में ट्रेड कर सकते हो। और जन्म कुंडली के ऊपर और एस्ट्रोलॉजी के ऊपर अगर कोई आदमी केवल हमारा एस्ट्रोलॉजी का एक मॉड्यूल है जिसके अंदर हम 8 क्लास है एस्ट्रोलॉजी का शेयर बाजार पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसके लिए हमने एक स्पेशल मॉड्यूल है जो कि इस मार्च के एंड के अंदर शुरू होने वाला है। उसमें अगर कोई व्यक्ति खाली उस एस्ट्रोलॉजी को सीखना चाहिए के अंदर इंटरेस्टेड है कि एस्ट्रोलॉजी और उसका शेयर बाजार के ऊपर कमोडिटी के ऊपर क्या असर पड़ता है, उसके लिए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं 9829050188। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। माँ भवानी आपको अ, कृपा बनाए रखे, आपको सेफ रखे, सुरक्षित रखे, और लक्ष्मी जी की अपार कृपा आप पे रहे। इसी कामना के साथ आपका दोस्त, आपका होस्ट डॉक्टर अरुण सिंह एक बार फिर होली की शुभकामनाएं आप सभी को। हैव ए नाइस डे।